Today's the topic is pharmacokinetics. Pharmacokinetics is an important topic of pharmacology. It is a basic principle of pharmacology. जैसे मैंने आपको पहले बताया था फार्माकोलॉजी क्या है. फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन स्टडी ऑफ द ड्रग एंड देयर फार्माकोकिनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल. तो फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकिनेटिक्स जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले फार्माकोकिनेटिक की बात स्टार्ट करेंगे. तो फार्माकोकिनेटिक में पहली मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रग कैसे बॉडी में मेटाबोलाइज हो रही है, ड्रग कैसे बॉडी से आउट हो रही है, बॉडी से बाहर निकल रही है. तो मेनली क्या है, व्हाट द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, बॉडी का ड्रग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वन बाय वन. पहले हम आते हैं इसके डेफिनेशन में. फार्माकोकाइनेटिक इज ए क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी. मैंने बताया था ड्रग के क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी रिलेटेड स्टडी, क्वांटिटी से रिलेटेड स्टडी है कि कितने क्वांटिटी में ड्रग कैसे कैसे मूव बॉडी में अंदर कर रही है, वो सब क्या कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक. कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितने अमाउंट में मेटाबोलाइज हो रही है, कितने अमाउंट में बॉडी से बाहर निकल रही है. इट इंक्लूड अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिक एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. इसको हम ADME के नाम से भी जानते हैं. A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशंस. फर्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की. पहली बात तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग डिफर्स टू इट्स एंट्री फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टम रेगुलेशंस. पहले बता चुका हूँ कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ड्रग जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस साइट से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, वहाँ से सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँचने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. इट्स इन्वॉल्व द फेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू. इसमें क्या होती है, ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए टिश्यू से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है. द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन. ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं मेरे ड्रग एब्जॉर्प्शन में. सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, फैसिलिटी डिफ्यूजन कहते हैं और एक्टिव ट्रांसफर बोलते हैं. दे आर द फोर प्रोसेस why the drug are absorbed from the site of administration to the systemic circulations. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स. ठीक है, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होगी, ड्रग इन द रूट डोजेज फॉर्म रूट रिलीज होकर सोल्यूशन पहुँचेगी, सोल्यूशन में ब्लड पहुँचने के क्या कर रहे हैं एब्जॉर्प्शंस. अब ब्लड से क्या होती है, फ्री ड्रग होती है वो आपके साइट ऑफ एक्शन में पहुँचेगी, और फ्री ऑफ ड्रग होती है वो आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब यही ड्रग जब आपकी बायो ट्रांसफर में होता है लीवर में जाके कहीं पे जाके, तो वो मेटाबोलाइज हो जाती है. मेटाबोलाइट जो प्रोडक्ट निकलता है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ये प्रोसेस क्या है, पूरी एक तरह से फार्माकोडायनेमिक्स. तो काइनेटिक्स, ड्रग एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड पहुँची, तो ये दैट इज द एब्जॉर्प्शंस. अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या पूरे ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, साइट ऑफ एक्शन में पहुंच रही है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू में पहुंच रही है. और इसी ड्यूरेशन में क्या होती है, जो ब्लड से सीधे कहाँ पहुंची, लिवर में पहुंची, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेटाबोलाइज होंगी. अब मेटाबोलाइज के मेटाबोलाइट प्रोडक्ट बनते हैं, वो यूरिन, बाइल, फेसिस, स्वेट के थ्रू से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशंस. ठीक है, अब बात करें हम इसके सिंपल बता दें डिफ्यूजन, वो सॉरी आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो 4 प्रोसेस से होता है. पहला क्या था, सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेड एंड एक्टिव ट्रांसफर. पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन की बात करें. इन पैसिव डिफ्यूजन्स द ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in the direction of the concentration gradient and the membrane play no active role in passive diffusion. Passive diffusion में क्या होगा कि ड्रग होगी एक सरफेस से दूसरी सरफेस में जाकर ट्रांसफ़र हो जाती है. इसमें एक लेयर से दूसरे लेयर में आसानी से ड्रग पहुंच जाती है. जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन. जैसे ये ड्रग मॉलिक्यूल है जो आपको रेड रंग का दिख रहा है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो आपकी क्या है, हाई कंसनट्रेशन इधर है, ये लो कंसनट्रेशन है, तो आसानी से मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस हो जाती है. यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग. जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग होती है वो इसी रूट से एब्जॉर्ब होती हैं, इसी टाइप से एब्जॉर्ब होती हैं. द लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स डिफ्यूज बाय डिजॉल्विंग द लिपिड मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन. लिपिड मैट्रिक्स में डिजॉल्व हो जाती हैं. और द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोपोर्शन टू द लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट्स ऑफ द ड्रग. जितनी ज़्यादा ड्रग लिपिड में सॉल्युबल होगी उतनी जल्दी ड्रग क्या होती है, मेम्ब्रेन के लिपिड से होते हुए एब्जॉर्ब होकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है. जो ए ड्रग मोर लिपिड सॉल्युबल देन अटेन हायर कंसंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज क्विकली. जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और आसानी से डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपका जो एसिडिक और बेसिक नेचर होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं ड्रग के
एब्जॉर्प्शन के थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन। क्या होते हैं, क्या एसिडिक ड्रग होती हैं जैसे एस्प्रिन है, आर लार्जली अनआयनाइज फ्रॉम एट गैस्ट्रिक एसिड पीएच। अनाइज होगी लार्जली अनआयनाइज फॉर्म में होगी, अनाइज नहीं होगी, अनआयनाइज फॉर्म में होगी गैस्ट्रिक पीएच में। कौन सी एसिड ड्रग? और एक बात ध्यान रख लीजिए, जो अनानाइज ड्रग होती हैं वही ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो पाती है। तो लो पीएच पे क्या है, एसिडिक ड्रग होती है, अनानाइज होंगी एंड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक हो जाती है। जबकि हम बेसिक ड्रग की बात करें, बेसिक ड्रग आर एज एट्रोपिन अनआयनाइज इंटेस्टाइन पीएच। जो इंटेस्टाइनल पीएच होती है उसमें पीएच ज़्यादा होती है, बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम बेसिक ड्रग क्या होंगी, अनआयनाइज फॉर्म में होंगी और वो आसानी से वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकती है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। यानी कि पूरा प्रोसेस का मतलब ये हुआ, जो एसिड ड्रग हैं वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होंगी। एसिडिक मीडियम कहाँ होता है, गैस्ट्रिक एसिड पीएच यानी गैस्ट्रिक स्टमक में या फिर अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। जबकि आपका जो आपकी बेसिक ड्रग होती है वो मेजरली कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, थोड़ा इंटेस्टाइन में, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक पीएच होती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज ए पासेज ऑफ ड्रग थ्रू द एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो अगर ड्रग पास हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय ए फिल्ट्रेशन एंड देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ द पोर्स। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग नहीं है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग नहीं है लेकिन उनका साइज जो मेम्ब्रेन के पोर्स हैं उनसे छोटा है, तो वो आसानी से वो क्या होती हैं, उस मेम्ब्रेन के पोर्स से पास होकर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैविंग ए वेरी स्मॉल पोर्स and drug with a molecular weight more than 200 are not able to penetrate of the tissue pores। ठीक है, तो ये क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स होते हैं जिसमें वेरी स्मॉल पोर्स हैं, वो ड्रग विद द मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट 200 से कम है, 200 से कम होता है, वो आसानी से इनसे पेनिट्रेट हो जाती हैं, इनसे निकल के आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो ड्रग, जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पोर होंगे, लेकिन ड्रग जो जिनका ड्रग का मोलिकुलर वेट 200 से कम होगा वो आसानी से उन पोर से पेनिट्रेट होके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे अगर फिगर की बात करें, फिगर से हम जैसे समझ सकते हैं, ये क्या है, पोर है। इन पोर में जो आपको ये दिख रही हैं, ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या हैं, ये एक्वस पोर हैं, उनकी हेल्प से ये वहाँ से पास हो पा रहे हैं। अगर इनसे बड़ा साइज है तो वो आसानी से पोर से डिफ्यूज़ निकल नहीं पाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फैसिलिटी डिफ्यूजन। ऑल द सेल मेम्ब्रेन हैविंग ए transmembrane protein which serve as a carrier transporter for physiologically important nutrients, metabolite, transmitter etc। हर सेल में क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर काम करती हैं, जिससे कि एक सबस्टेंस बाहर होता है, उस सबस्ट्रेट को बॉडी सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे बात करूँ मैं आपको, जैसे ये देखेंगे, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, यहाँ पर क्या है, ड्रग यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है, तो ये जो सबस्ट्रेट होते हैं आसानी से इस पे बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद यहाँ रिलीज़ कर देंगे। तो ये प्रोसेस होती रहती है फॉर द न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट एंड ट्रांसपोर्टर्स। इन फैसिलिटी डिफ्यूजन होता क्या है, द कैरियर ट्रांसपोर्टर ऑपरेट पैसिवली विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफर द सबस्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ वहाँ पर ड्रग जो सबस्ट्रेट होता है वो आपका चला जाता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशंस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करें तो एंट्री ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द मसल्स और फैट सेल्स विद हेल्प ऑफ GLUT फॉर ट्रांसपोर्टर। GLUT फॉर ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मसल्स और फैट सेल्स में क्या आसानी से एंट्री कर जाते हैं। GLUT फॉर ट्रांसपोर्टर है, उसकी हेल्प से ग्लूकोज सेल के अंदर पहुँचता है, और जो में ग्लूकोज सेल के अंदर कौन सेल, मसल सेल या फैट सेल के अंदर आसानी से पहुँच जाता है, ये ट्रांसपोर्टर होता है। इसी तरह ड्रग भी होती हैं, ड्रग इन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर क्या हाई कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लो कंसंट्रेशन, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्यूपाई करने के बाद में इनका मूवमेंट इस तरीके से होगा, और मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, मूवमेंट इधर मूव करेंगे, मूव करके इधर क्या होते हैं, कंपोनेंट को रिलीज़ कर देते हैं लो कंसंट्रेशन में। यानी यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर पहुँच गए जहाँ पर इसकी लो कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट द कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑपरेट एक्टिवली विद एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से होगा, लेकिन यहाँ पर ATP की जरूरत होगी, यहाँ पर एनर्जी की नीड होगी। जबकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की नीड नहीं थी,
यहाँ पे ATP की फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, आगे क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट ड्रग अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे हम फैसिलिटी डिफिजन में कर रहे थे, जो ड्रग थी वो लो टू हायर कंसंट्रेशन में जा रही थी, जबकि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, यहाँ पर जो ड्रग होगी वो आपकी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, हायर टू लो कंसंट्रेशन जाएगी। ठीक है, हायर टू लो कंसंट्रेशंस। ठीक है, हायर टू लो कंसंट्रेशन में और जाती है। अब ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझें तो ये है, देखिए यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है ड्रग का, यहाँ क्या कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ से ड्रग का मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ रही है, ATP की पड़ रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एनर्जी का विद हेल्प ऑफ एनर्जी ड्रग फ्यूज होगा ट्रांसपोर्ट से और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाकी ये दोनों हैं वो आपके सिलेबस में मैंने इतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझा दे रहा हूँ ऐसे ही। इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में जाएगा, उसके साथ में कोई कंपोनेंट चला जाता है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कम होता है ड्रग के अंदर। किसी कंपोनेंट का आसानी से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन दूसरा सबस्ट्रेट भी इसके साथ चला जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सिंपोर्ट। A सबस्ट्रेट है, B सबस्ट्रेट है। यहाँ पर क्या था, सबस्ट्रेट ये जा रहा था, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ कि जो B सबस्ट्रेट है वो भी साथ में इसके चला गया, जबकि कंसंट्रेशन यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, यहाँ कम है और सेम डायरेक्शन में पहुँच गया। तो इसका मुझे कंपाउंड क्या बोलते हैं, सिंपोर्ट, एक डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, एक सबस्ट्रेट यहाँ पे कम है, तो हाई टू लो टू हाई कंसंट्रेशन में इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका हाई टू लो कंसंट्रेशन, दोनों अपोजिट में, या इसका हाई टू लो और इसका लो टू हाई में हो रहा है। लेकिन इसमें डाउनफिल मूवमेंट इसलिए है क्योंकि जो एक जो जा रहा था उसके साथ में दूसरा भी चला गया। अब यहाँ पर जिस अगेंस्ट होता है जिसे बोलते हैं एंटीपोल। एंटीपोल में क्या होता है कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आएगा और यहाँ पर जो होगा लो कंसंट्रेशन से ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जो ड्रग है वो जो उसके साथ जा रही है वो क्या होगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगी और साथ में ये भी जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन में जाएगा। इन दोनों चीज़ें क्या हैं, अपोजिट है इस कंडीशन में। तो उसको क्या वो ये जो आएगा जो आपका कहाँ पहुँच रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और ये क्या पहुँच रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, जस्ट इसके अपोजिट हो गया। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एंटीपोड। फिलहाल ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ड्रग को एब्जॉर्ब करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम है तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी ड्रग को डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी जिसकी ड्रग की अच्छी होगी तो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन अमाउंट में होगी एट द साइड ऑफ एप्लीकेशन, उतने अमाउंट जितना अच्छी तरीके ड्रग एब्जॉर्ब हो पाएगा। ड्रग का जहाँ कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ ड्रग कम एब्जॉर्ब हो पाती है। ठीक है, एरिया ऑफ ऑब्जर्व सरफेस, जहाँ पर सरफेस एरिया जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ ड्रग एब्जॉर्ब, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, तो ड्रग मोस्टली क्या होती है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से मोस्टली एब्जॉर्ब हो पाती है। वेस्कुलरिटी ऑफ द ऑब्जर्विंग सरफेस, वेस्कुलरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेस्कुलरिटी क्या, ब्लड का जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पर ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो पाती है। तो जितना ड्रग का, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्रग का सप्लाई ज़्यादा होती है, वेस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ड्रग मोस्टली वहाँ से एब्जॉर्ब हो पाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये फैक्टर है। अगर हम पेरेंटल रूट से देंगे तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर सब लेंगे तो तभी ज़्यादा हो जाएगी, ओरल से लेट एब्जॉर्ब होगी। तो ये सभी फैक्टर होते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। A for absorption complete over, D for distributions. After the absorption of drug, a drug passes through the various fluid compartment which include the blood plasma, transmembrane fluid and cellular fluid. जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद में वो डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट में जाती है, जिसमें हम ब्लड प्लाज्मा के थ्रू पे जाएगी, ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसमेम्ब्रेन फ्लूइड में जाएगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड जाएगी और सेलुलर फ्लूइड में पहुँचती है। इस प्रोसेस को पहुँचने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बोलते हैं। ठीक है,
द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन द इट्स लिक्विड सॉल्युबिलिटी, पीएच, बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है ड्रग की वो डिपेंड करती है इसकी लिक्विड सॉल्युबिलिटी, कितनी सॉल्युबिलिटी है, कितनी पीएच है, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू मेम्ब्रेन प्रोटीन से कितनी बाइंड हो जाती है। The movement of drug proceed until an equilibrium is established between the unbound drug in the plasma and tissue fluid. ये ड्रग तब तक डिस्ट्रीब्यूट होती है जैसे एक अपार्टमेंट से बी अपार्टमेंट ड्रग ट्रांसफर हो रही है। जब तक एक अपार्टमेंट की ड्रग बी अपार्टमेंट के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक एक अपार्टमेंट से बी अपार्टमेंट ड्रग पहुंचती रहेगी। क्या कह सकते हैं, मान लो ड्रग हमारे कहाँ से एब्जॉर्ब हुई, स्टमक से हुई, स्टमक कहाँ पहुँचेगी, पोर्टल वेन में पहुँचेगी, पोर्टल वेन से पूरे अदर प्लाज्मा फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में तब तक पहुँचती रहेगी जब तक पोर्टल ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन उस फ्लूइड या उस ऑर्गन में पहुँची ड्रग के बराबर कंसनट्रेशन नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनटिल द इक्विलिब्रियम स्टेबल, जब तक ड्रग क्या होगी मूवमेंट होता रहता है। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग गेट इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गन विद हाई ब्लड फ्लो। जो हाई ब्लड लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं वो मोस्टली जो हाई ब्लड फ्लो वाले ऑर्गन होते हैं वो वहाँ पर जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, इन जहाँ पे जल्दी पहुँच जाती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का ड्रग का जल्दी हो जाता है। उसके बाद क्या, लेटर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट टू द लेस मस्कुलर ऑर्गन बट मोर द बल्की टिश्यू ऐसा जैसे मसल्स फैट्स। उसके बाद ड्रग क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे होगी जहाँ पर वैस्कुलरिटी कम होगी, लेकिन मोस्टली क्या होती है जो बल्की टिश्यू होते हैं जहाँ फैट्स होता है वहाँ ज़्यादा पहुँचती है, जैसे कि मसल्स फैट्स पे ज़्यादा पहुँच जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि क्या है, हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन होती है और वो काफ़ी लिपिड्स की बनी हुई होती है। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर यानी उस मेम्ब्रेन से पास होकर ही आप कोई भी ड्रग या कोई कंपोनेंट ब्रेन में पहुंचेगा और वही कोई ड्रग या कंपोनेंट स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, या इस ब्लड CSF बैरियर भी उसे बोलते हैं जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। वो क्या है, लिपोडियल नेचर होता है, लिपिड का बना हुआ होता है और लिमिट अमाउंट ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर डिफ्यूज टू द बैरियर। और लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो आसानी से इस लिपिड बैरियर क्रॉस हो जाती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एबल टू पेनिट्रेट एंड प्रोड्यूस ए CNS रिएक्शन। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो गई वही इसमें पेनिट्रेट कर पाएंगी और CNS रिएक्शन प्रोड्यूस कर पाती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, ठीक है, प्लेसेंटा बैरियर। प्लेसेंटा बैरियर एक और चीज़ है जो प्लेसेंटा बैरियर आप समझते होंगे। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या है, लिपोडियल नेचर की होती है और लिपिड नेचर की वजह से जो वही ड्रग वहाँ से फ्री पास हो पाएंगी जो कि लिपिड नेचर की होंगी, लिपिड सॉल्युबल होंगी, बट नॉट ए हाइड्रोफ्लिक। हाइड्रोफ्लिक ड्रग नहीं पहुँच पाएंगी, यानी सीधी सीधी बात एक ये है। तो मोटी बात है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस भी कर देती हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देती हैं, लेकिन हाइड्रोफ्लिक ड्रग होती हैं ना ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाती हैं ना ही प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस कर पाते हैं। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू द प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से जल्दी ड्रग कौन सी बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग होंगी वो ज़्यादातर किससे बाइंड होती है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से होती हैं, और बेसिक ड्रग होती हैं वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से होती हैं। ये बाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। एसिड ड्रग किस प्रोटीन से बाइंड होती है, एल्ब्यूमिन से। बेसिक ड्रग किस प्रोटीन से बाइंड होगी, बीटा-1 अल्फा-1 ग्लाइको एसिड प्रोटीन से, जिसके थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एसिड ड्रग वार्फिन, बारबिटूरेट है, ये सब बाइंड किससे होंगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से। बेसिक ड्रग जैसे लिडोकेन, किनोडीन है, ये सब क्या से बाइंड होगी, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को हम बायोट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल अल्टरेशंस ऑफ ड्रग इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ड्रग बॉडी के अंदर केमिकल मतलब ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग होना क्या है, मेटाबॉलिज्म। इट इज ए नीड टू चेंज नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड टू द पोलर। ये ज़रूरत क्यों होती है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं, जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड हैं, वो आपके पोलर में चेंज हो जाए, यानी लिपिड्स इनसॉल्युबल कंपाउंड में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कंपाउंड आर नॉट रीएब्सॉर्ब इन द रीनल ट्यूबुल, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कंपाउंड आसानी से क्या होते हैं, वो आपके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और रीनल ट्यूब्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
इसलिए ज़रूरी होती है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कि लिपिड सॉल्युबल जो कंपाउंड है वो आपके लिपिड इनसॉल्युबल कंपाउंड यानी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में पहुंच जाए और वो रीनल ट्यूब में इजीली एब्जॉर्ब ना होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ये क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म लिवर है, अदर साइड ऑफ किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड ब्लड प्लाज्मा। ये सभी साइड है मेनली ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने के लिए। मोस्टली लिवर सबसे ज़्यादा होता है, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और ब्लड प्लाज्मा में कम। हाँ, अब आगे बात करें तो आगे क्या है हमारे पास में, आगे देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक ड्रग लीड टू द फॉलोइंग फंक्शन। कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं। या तो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, ड्रग एक्टिव कंडीशन में थी वो क्या हो गई, इनएक्टिव हो। जैसे लिडोकिन होती है, लिडोकिन अगर हम ओरल रूट से दें एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर पोर्टल ब्रेन से क्या पहुँचती है, लिवर में पहुँचती है और लिवर में क्या होती है, मेटाबॉलाइज हो जाती है। मेटाबॉलाइज होकर वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसलिए उसे क्या होता है, ओरल रूट से नहीं देते हैं। जैसे फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म बताया था मैंने आपको। एक्टिव मेटाबॉलाइट्स फ्रॉम ए एक्टिव ड्रग। कुछ ड्रग क्या होती हैं वो आपके मेटाबॉलाइज होकर दोबारा ही एक्टिव मेटाबॉलाइट को फॉर्म कर, जैसे कोडीन है, कोडीन को हम देंगे तो चेंज किस में होती है, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन में एक्टिव कंपोनेंट है, कोडीन में एक्टिव कंपोनेंट है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव कंपाउंड। जो इनएक्टिव कंपाउंड था वो एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाता है, तो उन इनएक्टिव कंपाउंड क्या बोलते हैं, प्रोड्रग कहते हैं। जैसे हमने ले रहे हैं तो लेने से पहले वो ड्रग एक्शन नहीं देंगे, लेकिन जब वो बॉडी में जाकर कुछ चेंज होकर दूसरे कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं तब वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। जैसे लीवोडोपा टू द डोपामीन। लीवोडोपा का अपना कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जो लीवोडोपा जब बॉडी में पहुंच जाता है, मेटाबॉलाइज होता है किसमें, डोपामीन में। तो डोपामीन क्या एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। तो 3 कंडीशन होती है, या तो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग होगा, एक्टिव मेटाबॉलाइट या एक्टिव मेटाबॉलाइट चेंज होंगी, या फिर इनएक्टिव कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ये 3 चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड 2 कैटेगरी, क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में। पहला क्या है, फंक्शनल रिएक्शन, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनल रिएक्शन है, ये बड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस यानी कि फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग होती है, फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होता है, उसे बोलते हैं फेज फर्स्ट। फंक्शनल ग्रुप चेंजिंग हो रहे हैं, दैट इज द फेज फर्स्ट। फेज सेकंड कंजुगेशन रिएक्शन, इसमें कुछ एडिशन हो रहा होता है, इसलिए फेज सेकंड बोलते हैं। पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट में, फंक्शनल रिएक्शन में मेनली देर ज़्यादा फॉलोइंग पॉसिबिलिटी होती है। ये 5 टाइप की रिएक्शन होती है, मोस्टली होती है। ऑक्सीडेशन हो सकता है ड्रग कंपोनेंट का, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस होती है, साइक्लाइजेशन हो सकता है या डीसाइक्लाइजेशन हो सकता है। ये 5 रिएक्शन आर मोस्टली अकर्स इन द फेज फर्स्ट। ठीक है, अब फेज सेकंड क्या होता है, फेज सेकंड में हम देखेंगे तो फेज सेकंड में मेनली क्या होंगी, कंजुगेशन होता है, किसी कंपोनेंट का एडिशन होता है। देयर आर द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल इन द फेज सेकंड। यहाँ जो ग्लूकोनाइड कंजुगेशन, ग्लूकोनाइड कंपोनेंट जुड़ गया, एस्टाइल कंजुगेशन या एस्टाइल ग्रुप जुड़ गया, मिथाइलेशन यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, सल्फेट कंजुगेशन सल्फेट ग्रुप जुड़ गया, ग्लाइसिन कंजुगेशन ग्लाइसिन ग्रुप जुड़ गया, ग्लूटाथाइन कंजुगेशन ग्लूटाथाइन जुड़ गया। तो ये सभी मेजर रिएक्शन होती है कंजुगेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब मोटे तौर पे बताएं आपको होता क्या है। जैसे ये आप मेटाबॉलाइज देख रहे हैं, ये क्या है, फेज फर्स्ट है, बाहर वाला सर्कल देख रहे हैं, अंदर वाला सर्कल देख रहे हैं, वो क्या है, फेज सेकंड है। फेज फर्स्ट में क्या हुआ कि ड्रग है, ड्रग क्या हुआ, मेटाबॉलाइज हुई, मेटाबॉलाइज होने के बाद में सेकंड प्रोडक्ट को मेटाबॉलाइट बना, वो क्या हुआ, फेज सेकंड में आया। फेज सेकंड में आने के बाद में वो आपका इसमें कंजुगेशन हुआ, रेड रंग का क्या है, एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ, और नया कंपोनेंट ऐड होने से क्या हुआ, वो हाइड्रोफिलिक नेचर ना होकर लिपोफिलिक नेचर ना होकर हाइड्रोफिलिक नेचर में चेंज हो गया, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो गया, और वाटर सॉल्युबल फॉर्म में या फिर जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए उस कंडीशन में चेंज हो गया, जिसकी वजह से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो फेज फर्स्ट में क्या हुआ, ओनली फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हुई, मेटाबॉलाइट हो गया। फेज सेकंड में क्या हुआ, एक अदर कंपोनेंट इसमें जुड़ गया, कंजुगेशन हुआ। और हम ऐसी बात करें जैसे कि ड्रग है, ड्रग जैसे क्या हुआ, ड्रग कुछ ड्रग होती हैं फर्स्ट फेज़ में नहीं आती हैं, वो क्या हुआ, सीधे सेकंड फेज़ में पहुंच के क्या होती हैं, उसमें कंजुगेशन हो जाती है, और कंजुगेशन होने के बाद सीधे एक्सक्रीट हो जाती है। तो मे भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, कुछ ड्रग होती हैं फेज़ फर्स्ट से मेटाबॉलाइज होकर फिर फेज़ सेकंड में जाएंगी और फिर बॉडी से आउट हो जाएंगी, और कुछ ड्रग होती हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं ऑलरेडी, वो क्या करेंगे, सीधे फर्स्ट सेकंड फिर सीधे फेज़ सेकंड से होते हुए वो उसमें कुछ कंजुगेशन हुआ, कंजुगेशन होने के बाद में क्या है, वो आसानी से एक्सक्रीशन फॉर्म में आ जाती हैं और बॉडी से आउट हो जाती हैं। तो फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड्स क्लियर। ठीक है, तो फेज फर्स्ट द ड्रग इज चेंज इनटू द अनदर केमिकल फॉर्म, मैंने बताया था केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बट इन द फेज सेकंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग चेंज इनटू द वाटर सॉल्युबल ड्रग में चेंज हो जाती है इन फेज सेकंड के अंदर। तो फेज फर्स्ट में क्या है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है, फेज सेकंड में मिली क्या है, ड्रग उस फॉर्म में चेंज हो रही है जिससे कि बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म।
लास्ट पॉइंट बचता है आपका क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि ADME, E फॉर एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशन इज पासेज आउट सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई हैं उनका बाहर निकलना क्या है, एक्सक्रीशन है। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू द फॉलोइंग पासेज। मेनली जो 5 रूट होते हैं, 5 ये पासेज होते हैं, इनके थ्रू क्या होती है, ड्रग के मेटाबोलाइट बाहर निकलते हैं। कौन कौन से हैं, उसमें यूरिन है, फेसिस है, एक्सेल्ड एयर है, सलाइवा एंड स्वेट है और मिल्क है। ये 5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू ड्रग बॉडी से बाहर निकलती है, थ्रू द यूरिन, थ्रू द फीसियस, थ्रू द एक्सेल्ड एयर, थ्रू द सलाइवा एंड स्वेट, थ्रू द मिल्क। फर्स्ट बात करते हैं यूरिन की। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट थ्रू द किडनी। ठीक है, ये क्या है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग होती हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होंगी, कहाँ से, यूरिन के थ्रू होती हैं। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती हैं, ड्रग के मेटाबोलाइट होते हैं, वो किडनी की हेल्प से, नेफ्रॉन की हेल्प से क्या होती हैं, यूरिन में पहुंच जाती हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, फेसिस, यानी कि स्टूल बोलते हैं जिसे हम। द मोस्ट अनएब्जॉर्ब ड्रग, जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, हमारी एलिमेंट्री कैनल में थी, एलिमेंट्री कैनल में ही पड़ी हुई, GIT में पड़ी हुई है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब कुछ अमाउंट में हो पा रहा है, या इसके मेटाबोलाइट हो रहे हैं वो हमारे यूरिन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेटाबोलाइज नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट इन द फेसिस इज ड्राइव फ्रॉम बाइल, ये बाइल के थ्रू आ जाते हैं। बाइल साल्ट, वो बाइल जो हम लीवर से रिलीज होता है, लीवर में स्टोर होता है, बाइल साल्ट इमल्सिफिकेशन जरूरी होता है, वो बाइल्स, जिसके कारण क्या होता है, स्टूल का जो कलर होता है येलो होता है, किस कारण होता है, बाइल के कारण होता है। द लिवर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द बाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड अदर लिपोफिलिक ड्रग एंड स्टेरॉइड इनटू द बाइल। लिवर क्या करेगा, जो लिवर में जो ड्रग मेटाबोलाइज हो रही हैं वो उनको ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता है बाइल के अंदर। जैसे ऑर्गेनिक एसिड होंगे उनको भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे, अदर लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी, लिपोफिलिक ड्रग एंड स्टेरॉइड होंगे, वो भी आपके बाइल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और बाइल के थ्रू कहाँ आते हैं, फेसिस में, और बॉडी से बाहर निकलाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल मोलिकुलर वेट मोर देन 300 आर एलिमेंट आल्सो द बाइल्स। जिन ड्रग का मोलिकुलर वेट 300 से ज़्यादा है वो भी मोस्टली क्या होते हैं, फेसिस के थ्रू, बाइल के थ्रू बॉडी से आउट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करूँ मैं तो ड्रग डेट अटेन हाई कंसनट्रेशन इन द बाइल, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफामाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वैंक्रोमाइसिन एंड फिनोप्थलीन। जिन ड्रग की कंसनट्रेशन मोस्टली बाइल में ज़्यादा होती है, बाइल में ज़्यादा पहुंच जाती है, वो ड्रग भी मोस्टली फेसिस के थ्रू बॉडी से आउट होते हैं। सडन ड्रग और एक्सेड डायरेक्टली, कुछ ड्रग होते हैं डायरेक्टली फेसिस से निकल जाते हैं तो उन्हें बाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि कोलन्स के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती हैं। जैसे एंथ्रासिन, परगेटिव्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे एलिमेंट्री कैनल्स के थ्रू, फेसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है, ये तो जो रूट थे फेसिस के और ओरल के, मोस्टली ड्रग होती है वहीं से आती है। 75% कहाँ से आती हैं, यूरिन के थ्रू। बाकी बचा आपका 25 से 20% मान के लो फेसिस से, 5% जो होती हैं वो इनके थ्रू बॉडी से बाहर निकलती हैं, एक्सेल लेयर से, सलाइवा, स्वेट से एंड मिल्क से। एक्सेल लेयर गैस है, वोलेटाइल लिक्विड है, जनरल एनेस्थेटिक, अल्कोहल आर एलिमिनेटेड बाय द लंग्स रिस्पेक्टिव देयर लिक्विड। जितने भी वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे, गैसेस होंगे, जनरल एनेस्थेटिक से अल्कोहल हैं, वो लेकिन मोस्टली एलिमिनेट कैसे होते हैं, लंग्स से होते हैं। सलाइवा एंड स्वेट, सलाइवा और स्वेट है, सलाइवा समझते हैं, स्वेट में पसीना। द मेजर देयर आर द माइनर इंपॉर्टेंट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीशन, बहुत माइनर है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम हाइड्रेट, रिफार्मसिन और हैवी मेटल्स हैं, वो मोस्टली सिक्रेशन होते हैं सलाइवा के अंदर और स्वेट के अंदर। मिल्क, लेकिन मिल्क का इंपॉर्टेंट मदर के लिए नहीं है, लेकिन फीटस की ज़रूरी है, जो रिसीव कर रहा है मिल्क के लिए, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इन मिल्क इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मदर बट सकिंग इन्फेंट, जो बच्चा सक कर रहा है मिल्क के लिए, उसके लिए ज़रूरी है। इनवेरेंटली रिसीव द ड्रग, जो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ड्रग को रिसीव कर रहा है। मान लीजिए मदर ने किसी ड्रग ली और वो ड्रग मदर के थ्रू, मदर के मिल्क के थ्रू क्या हो रही है, इन्फेंट में पहुँच रही है, जबकि इन्फेंट को ड्रग लेने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली उस इन्फेंट को अफेक्टेड करेंगे। मोस्ट ड्रग इंटर ब्रेस्ट लाइक ब्रेस्ट मिल्क बाई पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से मोस्टली ड्रग होती हैं वो मिल्क में इंटर कर जाती हैं। एज सच मोर लिपिड सॉल्युबल एंड लेस प्रोटीन बाउंडेड ड्रग आर क्रॉस बेटर। जो लेस लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा हैं लेकिन प्रोटीन बाउंडेड कम है, वो आसानी से क्या होती हैं, वो ड्रग क्रॉस करके ब्रेस्ट मिल्क में पहुंच जाती हैं। इट इज़ एडवाइज टू एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग टू बी ए लैक्टिंग वुमेन ओनली वैन इन एसेंशियल। पहले तो ये ज़रूरत है
कोई भी मिल्क फीडिंग मदर है उसको ड्रग तभी दें जब उसकी बहुत ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ उसको प्रिस्क्राइब ना करें। ड्रग डेट आर नॉट सेफ ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, जो ड्रग ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग में सेफ़ नहीं है, मतलब उसका लार्ज अमाउंट मिल्क में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसको हमेशा अवॉइड करना। इट शुड बी कंट्राइंडिकेटेड, इसको हमेशा ही नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए फिर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका मेटाबॉलिज्म। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई चीज़ समझ में आए कमेंट बॉक्स में करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।